अभी हम बात करेंगे ना पोटेशियम के बारे में, क्या क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, रेगुलेशन किस तरीके से होता है। तो आप मानोगे कि हाँ, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बॉडी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ खाने के जरिए ही आता है। तो फिर से एक बार वेलकम टू ऑल ऑफ यू ए बैटेरियम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां हम ट्रेडिशनल इंडिया के बारे में बात करते हैं, जहां पे इंडिया माना जाता है, जाना जाता है पूरी दुनिया में आयुर्वेदा के माध्यम से। और ई बैटरियम ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए फिर से ट्रेडिशनल इंडिया के बारे में हम सबको रूबरू कराया। तो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भी देखेंगे कि हाँ, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं जो हमें नेचुरल तरीके से हीलिंग करने का काम करती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम, हमारा जो शरीर है, जिस तरीके से आज हम वर्किंग करते हैं ना, जिस तरीके से हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी आज है, तो ये शरीर नामक जो गाड़ी है, ये बहुत थक चुकी होती है, बहुत थकती है, बहुत वर्किंग होता है इसका, और इसे सही माध्यम से हीलिंग हम नहीं दे पाते। सही तरीके की हीलिंग अगर हमें चाहिए तो हमें नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दुर्भाग्यवश हमारा वर्किंग इस तरीके से चलता है कि हम ठीक तरीके से सो नहीं पाते, हमारी नींद सही तरीके से नहीं होती। जहां हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ जो डॉक्टर है, जिसे हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं, और सेल्फ हीलिंग का जो दौर होता है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का ड्यूरेशन, और मोस्ट प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखेंगे तो 10 से लेकर रात के 2 बजे तक, ये बहुत प्रॉपर हीलिंग का समय होता है। बट दुर्भाग्यवश हमारी नींद पूरी नहीं होती, इसीलिए वो हीलिंग मैकेनिज्म सही तरीके से वर्क नहीं हो पाता। और कुछ पॉपुलेशन का काउंट ऐसा भी है जो अच्छी तरीके की नींद लेते हैं, जो 9:30-10 बजे सोते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ भी जाते हैं। तो इन लोगों के अंदर भी प्रॉपर हीलिंग नहीं मिलती, बिकॉज उनके शरीर के अंदर वो प्रॉपर टूल्स नहीं है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है जो हीलिंग को सही मायनों में हील करने का काम करे, उस प्रोसेस को सही मायने में एनहांस करेगी। तो इसीलिए हमारा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। और जो खाना हम पहले खाते थे वो दवाई के जैसा काम करता था, बट आज की डेट में हम जो खाना खा रहे हैं वो स्लो पॉइजन के तहत काम करता है। वो उतना सेटिक नहीं है, उसके अंदर उतनी न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मिनरल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, अगर हम मिनरल की बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिसीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जो मिनरल्स की वजह से होती है, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनके अंदर से एक हमने आज चुना है, दैट इज पोटेशियम, जिसे हम साइंटिफिकली के कहते हैं। ये थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ पे रह गया है। तो अगर हम बात करेंगे मिनरल, यहाँ पे हमने वही दिखाया था कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स होती हैं, तो उसे ओवरकम करने के लिए हम दवाइयों का सहारा लेते हैं। बट दवाइयां, सबसे पहले आज अगर हम पोस्ट पैंडेमिक की ड्यूरेशन की बात करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों का जो रिझाव है वो आयुर्वेदा की तरफ बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए हम एलोपैथिक को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, थोड़ा सा उसे हम दूर रखते हैं। एलोपैथिक मेडिकेशंस आर 11th आर मेडिकेशंस, जहां पे कोई चीज काम नहीं करती है या फिर बहुत अर्जेंसी है, वहां पे हमें उसका सहारा लेना अनिवार्य है। अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे एलोपैथिक इंडस्ट्री की या फिर एलोपैथिक मेडिकेशंस की, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने मिलते हैं, जिसके ऊपर हमने काफी बार बात भी की है। तो इसीलिए हम मूव कर रहे हैं हमारे बॉडी के न्यूट्रिशंस के ऊपर, जहां पे न्यूट्रिशन से हम बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स को हम बॉडी से दूर रख सकते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन की, प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी से बाहर भी निकल सकते हैं। तो पोटेशियम ये मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन है हमारे शरीर के अंदर, जो इंट्रा सेलुलर है, इसका मतलब हमारे सेल के अंदर ये पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे ब्लड रिपोर्ट की या फिर ब्लड एनालिसिस की, तो ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा देखी नहीं जाती। बट वहां अगर हमने मेंशन किया कि ब्लड रिपोर्ट या फिर ब्लड एनालिसिस हम कर रहे हैं, सीबीसी काउंट कर रहे हैं या फिर जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमने उनके ये कहा कि आरबीसी का भी एनालिसिस करिए, तब हमें यह पता चलेगा कि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कितनी है, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है। बिकॉज ब्लड के अंदर पोटेशियम नहीं है, बट आरबीसीज के अंदर है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स।
उसके अंदर हमें पोटेशियम देखने मिलता है। मतलब ये इंट्रासेल्युलर मिनरल है, सेल के अंदर ये पाया जाता है, ना कि सेल के बाहर। तो ये हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया कि ये सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के बाहर नहीं। और सेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा, 95% से भी ज्यादा ये हमें सेल के अंदर देखने मिलता है। एंजाइम्स के अंदर ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। लगभग 200 से भी ज्यादा एंजाइम्स के सिंथेसिस के अंदर पोटेशियम का काम हमें देखने मिलता है। यहां पे आप देखेंगे कि ये एंजाइम है। एंजाइम के एक्टिव साइट पे कोई मॉलिक्यूल जाके बाइंड होता है, और यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट बताया। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अगर आता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और आगे जाके ये अलग तरीके का प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद फिर से एंजाइम से सबस्ट्रेट अलग निकलता है और प्रोडक्ट अलग निकलता है। ये एक जनरल मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोडक्ट का अगर हम प्रोटीन समझेंगे तब भी ये इसी तरीके से वर्क होता है। प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, और उसके साथ उस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे कंटेंट की जरूरत पड़ती है। और लगभग 200 से भी ज्यादा ऐसे एंजाइम्स हैं जहां एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए पोटेशियम की जरूरत हमें पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए है। कुछ बायोकेमिकल इसके फंक्शंस हम देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है रेस्टिंग फेज। जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए, जहां पे हमने लिखा है कि -70 मिलीवोल्ट, आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए, उसका जो मिलीवोल्ट है उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, जो डिपोलराइजेशन है, यहां पर फिर से हम वो बात करते हैं जहां पे सोडियम बाहर निकलता है और पोटेशियम अंदर आता है। तो एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म शो करता है कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर का जो चार्ज है, उस चार्ज को मेंटेन करने का काम भी पोटेशियम के जरिए किया जाता है। ये जो डिपोलराइजेशन मैकेनिज्म है उसके ऊपर हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर बात करने वाले हैं। और थर्ड वन है हमारे हार्ट की पंपिंग रेट को मेंटेन करने के लिए। जी हाँ, ब्लड को, जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए भी पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां पे ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, पोटेशियम अगर है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो मेंटेन्ड तरीके से काम होता है, बिकॉज ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करने का भी काम पोटेशियम करता है, अल्कोलाइसिस का भी काम करता है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो इफ्लक्स मैकेनिज्म भी काम करता है। तो पोटेशियम शरीर के अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, जो हार्ट की बीट होती है ना, हार्ट की बीटिंग हम जो कहते हैं, उस बीटिंग के लिए भी पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो 72 बीट्स पर मिनट ये हमारा जनरल हार्ट की पंपिंग रेट है, हार्ट का बीटिंग है, हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं। तो 72 हार्ट बीट पर मिनट हमारा एक नॉर्मल है। अगर कोई एक्सरसाइज करता है, स्पोर्ट्स के अंदर है, तो उनका बढ़ा हुआ रह सकता है। तो ये जो बीटिंग कैपेसिटी है ना, वो रेगुलेट करने का काम भी पोटेशियम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि पोटेशियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट वन, एसिडिटी को भी मेंटेन करने का काम पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। एसिडिटी आप यहां देख सकते हैं, इस मेम्ब्रेन के यहाँ पे हमने लेफ्ट में ब्लड लिखा है, यहाँ पे हमने स्टमक लिखा है। ब्लड के अंदर HCO3 जा रहा है, कैल क्लोरीन बॉडी के अंदर आ रहा है, जो ये निगेटिवली इंपैक्टफुल यहाँ पे हो रहा है। बॉडी के अंदर जब भी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म शो होता है, वहां पे पोटेशियम अंदर आता है, और पोटेशियम के साथ साथ H+ आयंस का रेगुलेशन वहां पे किया जाता है। H+ आयंस का मतलब क्या होता है जी, जिसे हम हाइड्रोजन कहेंगे या फिर H+ आयन, जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, प्रोटॉन, जो शो करता है एसिडिक कंडीशन। तो H+ आयंस अगर बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहे हैं या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है सेल के अंदर, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा हो रही है। तो पोटेशियम यहाँ पे आप देखिए, स्टमक वाले जोन में यहाँ पे हमने दिखाया कि 2 नंबर पे पोटेशियम बॉडी के सेल के अंदर जाएगा, तब H+ आयंस बाहर जा रहे हैं।
तो जितना पोटेशियम बॉडी के अंदर आएगा उतने H प्लस आयंस बाहर जाएंगे, मतलब ये एसिडिक कंडीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। आप देखिए मैं जितने भी रोल बता रहा हूं ना पोटेशियम के, तो आगे आगे जाने के बाद हम वो स्लाइड देखेंगे जहां पे ई बैटरियम हिबारस मोर पावर के अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जो पोटेशियम की लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। जो भी डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये ई बैटरियम हिबारस मोर पावर प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर वो रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिडिक कंडीशन को भी रेगुलेट किया जाता है ई बैटरियम हिबारस मोर पावर के प्रोडक्ट के माध्यम से। उसका वन ऑफ द एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पोटेशियम बॉडी के अंदर सेल के अंदर जा रहा है और H प्लस आयंस बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक रहा मैकेनिज्म जहां पे एसिडिक कंडीशन को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर। देखिए कोई भी चीज अगर बॉडी के अंदर हमारा एक्सप्रेशन हो या हमारे बॉडी के अंदर जो भी गतिविधियां चलती हैं वो 110% मेटाबॉलिज्म के द्वारा होती है, जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। और प्रोटीन बनने के लिए ये एमआरएनए बनता है, आरएनए के बाद प्रोटीन बनता है, और आरएनए आपके डीएनए के ऊपर बनता है ना। डीएनए की सीक्वेंस 1 to 10 है, तो ये 10 to 1 के मैकेनिज्म के द्वारा ये आरएनए आपके शरीर के अंदर बनता है। तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो आरएनए की स्टेबिलिटी के लिए पोटेशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक राइबोसोम है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये एक राइबोसोम है जिसके 2 यूनिट होते हैं, ऊपर वाला एक यूनिट और छोटा एक यूनिट। इस 2 यूनिट जब एक दूसरे के साथ चिपकते हैं ना, एक छोटा सा गैप वहां पे मिलता है, और उस गैप के अंदर से ये वाला एमआरएनए आप देखेंगे जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ रहता है, और उस मैसेज को पढ़ने के लिए राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। तो ये ऊपर वाला बड़ा हिस्सा बड़ा गोल और नीचे का छोटा गोल, तो 23S आर आरएनए दैट इज अ राइबोसोमल आरएनए, और नीचे का होता है 16S आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो ये दो आर आरएनए एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, चिपकते हैं, और छोटा सा गैप उनके अंदर रहता है जहां से ये एमआरएनए पास होता है। तो जैसे जैसे ये एमआरएनए आगे मूव करेगा, एक्चुअली ये एमआरएनए आगे मूव नहीं करता, ये राइबोसोम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो जैसे जैसे राइबोसोम्स मूव करेंगे ना, वैसे वैसे आप यहाँ पे देखिए ये जो पिंक कलर का है, ये मैसेज जो उसके ऊपर लिखा हुआ है आरएनए के ऊपर, उस मैसेज को रीड किया जाता है राइबोसोम के द्वारा, और वहां पे टीआरएनए होता है जो इसे रीड करता है, और आगे चलने के बाद फिर से यहां से पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है, जहां पे राइबोसोम बनते हैं, दो अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ आते हैं, चिपकते हैं, ताकि प्रोटीन को बना सके। तो वहां पे जो मैकेनिज्म होता है उन एक दूसरे को नजदीक लाने का और जकड़ के रखने के लिए, तो वहां पे पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जहां पे पोटेशियम काम करता है। अभी देखते हैं हम रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे हम कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हुआ है, वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है, बॉडी के अंदर से वाटर लॉस हो रहा है, तो हम ग्लूकोज का पानी पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं। इसका मतलब क्या, उसके अंदर सोडियम होता है, उसके अंदर पोटेशियम भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, और साथ ही क्लोरीन वाले भी हिस्सा होता है। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयंस वहां पे होते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन मैकेनिज्म चले, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, वाटर बॉडी के अंदर एज इट इज मेंटेन रहे, बॉडी के बाहर ना नहीं जाना चाहिए। तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या, जहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब सोलिड सॉलिड पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे पानी मूव होता है। तो सेल के बाहर अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा तो सेल के अंदर से सेल के बाहर पानी चला जाएगा। और जैसा हमने देखा कि पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम, आज पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सेल के बाहर या अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर अगर सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पानी कहाँ मूव करेगा, सेल के बाहर या अंदर, सेल के अंदर मूव करेगा, और इसीलिए इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसीलिए पोटेशियम को सबसे बेहतर तरीके का ऑस्मेटिक प्रेशर हैंडल करने वाला मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है
वाटर इम्बैलेंस सिचुएशन होती है, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम शानदार तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारे शरीर के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैकेनिज्म, जहां पे 9% पोटेशियम का इफ्लक्स किया जाता है। खाने के द्वारा तो पोटेशियम बॉडी के अंदर आ रहा है, तो हम जितना खा रहे हैं वो बॉडी के अंदर आ रहा है, मतलब 100% बॉडी के अंदर आया। 9% ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैकेनिज्म के द्वारा काम करता है। 9% ओनली 9%, 9%। बाकी फिर इसका दूसरा काम है। यहां पर भी वो कहाँ काम करेगा? स्मॉलर इंटेस्टाइन के अंदर इसका मैकेनिज्म होता है। जैसा भी हमने देखा ना कि मेटाबॉलिज्म के अंदर ये काम करता है, तो उसका काम वहां पे स्मॉलर इंटेस्टाइन के अंदर है। सॉरी। सेकंड जो है, हमारे स्वेट के माध्यम से ये बॉडी के बाहर निकलता है। स्वेट के माध्यम से 9% हमने देखा मेटाबॉलिज्म के अंदर से काम करता है, और 9% बॉडी के बाहर निकाल देता है। 1 से 2% हमारे पसीने के द्वारा, स्वेट के द्वारा। ये तब मुमकिन है जब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। धूप है, धूप के वजह से पसीना निकल रहा है, तो उसके अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम रहता है। बट बॉडी की एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है, मूवमेंट ज्यादा हो रही है, चाहे धूप के अंदर हो या ना हो। बट जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सरसाइज, बॉडी के अंदर की मूवमेंट अगर ज्यादा हो रही है, वो वाला पसीना जब निकलता है तो उसके अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन महज 1 to 2% निकलता है, ज्यादा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो होता है हमारे किडनी के अंदर। इसीलिए पोटेशियम या फिर कोई भी मिनरल की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले किडनी और उसके बाद हमारा हार्ट, ये दो मेजर ऑर्गेनल होते हैं जहां पे इनका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट कहीं देखने मिलता है तो वो होता है हमारे किडनी के ऊपर। तो पोटेशियम का काम हमारे ब्रेन के अंदर, नर्व्स के अंदर तो है ही, हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है ब्लड का उसके अंदर तो डेफिनेटली ये काम करता ही है। नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर बात करने वाले हम इंसुलिन के ऊपर। इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन ये हमारे ब्रेन के अंदर के कुछ हार्मोन्स हैं जो ब्रेन कंट्रोलिंग के अंदर भी काम करते हैं और हमारी सेल सिग्नलिंग के अंदर काम करते हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करती है ना। मैं ब्रेन के अंदर की न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी बॉडी के अंदर जो जनरल सेल है वो उसके साथ वाले सेल के साथ कम्युनिकेशन करती होगी ना। हमने कोई चीज खाई, खाने के बाद मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म के बाद एनर्जी बनी या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे वहां से निकले, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर चाहिए, तो पेट के अंदर से मेम्ब्रेन के पास जाने के लिए कोई तो लेकर जाता होगा। और अगर लेकर जाता है तो किसी ने तो उसे कहा होगा कि भैया ये पकड़ उसे वहां तक लेकर जा। तो इसे हम कहेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड सेल टू मैट्रिक्स कम्युनिकेशन, ये दो सेल कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर होती है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो ये जो कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है ना, तो वहां पे इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन काम करती है, जो इम्यूनिटी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि किडनी के अंदर एक्चुअली क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये थोड़ा सा, ये एक्चुअली इतना टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं है, हम बता इसलिए रहे हैं ताकि जब आपके फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट आती है, तो कुछ छोटे मोटे वर्ड अगर आपको पता भी चले ना, तो आप वो रिपोर्ट को एनालिसिस कर पाए कि हाँ यार ये सिचुएशन इस तरीके से है। और हम ई बेटरम के प्लेटफॉर्म पे ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से अच्छी जानकारी प्रमोट करना ये हमारा उत्तरदायित्व समझते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारी एक किडनी है, और इस किडनी का ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हमने एलाबरेट करके आपको दिखाया। तो ये है उसका माउथ, जहां से किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है, जहां से एक्सक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होता है वो शुरू होता है। ये वाले हिस्से से, आई होप मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये सेंटर वाला हिस्सा। और ये हमारी रीनल आर्टरी है, जो खून सबसे पहले हार्ट के पास जाता है और हार्ट के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हार्ट से सीधा ये खून यहाँ पे आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर कितना ज्यादा ब्लड कैपिलरीज का घूमना हो रहा है। ये पूरा ब्लड कैपिलरीज के अंदर से मूव हो रही है। तो ये है रीनल कॉर्पस जो मुंह है, और यहाँ पे फ्री फिल्ट्रेशन होता है पोटेशियम का। यहाँ पे पोटेशियम को फिल्टर करने के लिए कोई अलग का मैकेनिज्म नहीं है। जो
पोटेशियम ब्लड के अंदर है वो 100% फिल्टर हो रहा है आपके किडनीज के अंदर, और यहां से वो आगे आगे मूव हो रहा है। अभी देखते हैं सबसे पहले क्या काम यहाँ पे देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये है डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जहां पे ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये वाला, तो ये हिस्सा जो थिकनिंग है, जो सबसे थिक वाली वॉल होती है, और नीचे का जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये दोनों जगह पे लगभग 15% 15% पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जहां पे हम कहते हैं टाइट और रेगुलेशन। और पूरे इसको, ये दोनों मॉलिक्यूल को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 65% एब्जॉर्प्शन अगेन खून के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये 65%। बट ये जो 15% वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा होता है जहां पे टाइट रेगुलेशन किया जाता है। तो किडनी के अंदर तीन जगह है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन यहाँ पे 100% फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ, फिर रीअब्सॉर्ब हुआ 65% खून के अंदर, और जो बॉडी के बाहर निकालना है ना, जहां पे एक्सक्रीशन या फिर सिक्रेशन हम कहेंगे। सिक्रीशन का मतलब होता है सेल के अंदर पड़ा हुआ जो मॉलिक्यूल है, जिसका काम अभी हो चुका है, और वो किसी न किसी कारण के वजह से सेल के अंदर से ब्लड के अंदर ढकेल दिया जा रहा है, और ब्लड के अंदर से वो वेस्ट समझकर फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा एक्सक्रीशन मैकेनिज्म के अंदर, और फिर वहां से बॉडी के बाहर निकाल निकाल दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिक्रीशन। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला डीसीटी और यहां से कलेक्टिंग ट्यूब, ये दो मैकेनिज्म ऐसे हैं जहां पे एक्सक्रीशन मैकेनिज्म किया जाता है। अभी हम देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस, ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस को शो करता है। तो सबसे पहले पोटेशियम अगर बॉडी के अंदर कम है तो वोमिटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन डायरिया या फिर डिसेंट्री हम जिसे कहेंगे। नेक्स्ट वन कंफ्यूजन, वो भी बहुत अच्छा ज्यादा मात्रा में होता है। वीकनेस है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी है। नेक्स्ट वन बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, या फिर बोन की हेल्थ, डेंसिटी के बजाय हम ये वर्ड कहेंगे बोन की हेल्थ थोड़ी सी कम होने लगी है। उसके बाद किडनी, किडनी के ऊपर तो हमने बात की है, जहां पे फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के अंदर ये दिक्कत पैदा कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, ये मेटाबॉलिकल सिंड्रोम है जहां पे ब्लोटिंग हो या कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको देखने मिलती है। फिर से मैं ये कहूंगा कि अगर पोटेशियम कम है बॉडी के अंदर तो आपको वाटर की क्रेविंग होती है, भूख लगने की संभावना होती है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो बहुत बार हमें ये लगता है कि क्रेविंग हो रही है तो हमें खाना चाहिए, तो हम खाना खाते हैं। बट बहुत बार लगभग 70 से 75% क्रेविंग हमें वाटर की होती है, पानी की होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर दिन का पानी पीना जरूरी है। अभी ठंड के दिन है तो अभी पानी का इंटेक बॉडी के अंदर कम होने लगता है, बट हमें क्रेविंग लगती है तो हमें पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हमें दूर हो सकती है। नेक्स्ट वन, अगर पोटेशियम की कमी है तो हमें ब्रेन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हमें देखने मिल सकते हैं। जैसा वन ऑफ द एग्जांपल हमने वहां पे देखा था, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन की संभावनाएं, जो उसकी दिक्कत है वो होती है हमें थिंकिंग एबिलिटीज भी कम होती हैं, ब्रेन की मूड स्विंग्स भी हमें वहां पे देखने मिलते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स भी हमें देखने मिलती हैं। उसके बाद इरेगुलर हार्ट बीट भी हमें देखने मिलती है जहां पोटेशियम की कमी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं हम, ओरली बात करते हैं, डायग्रामेटिक नहीं। जैसा अभी हमने कहा कि पोटेशियम की कमी है तो हमारे बॉडी के अंदर क्रेविंग मॉलिक्यूल ज्यादा होती है, शुगर की लेवल बढ़ती रहती है। तो शुगर अगर ज्यादा है तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। क्रेविंग हो रही है, हमने खाना खाया, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर का शुगर लेवल हाई हो गया। शुगर लेवल अगर बढ़ता है तो बॉडी इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा करेगी। तो ज्यादा मात्रा में अगर इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगा रेगुलर बेसिस पे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म देखने मिलता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अगर है तो बॉडी के अंदर जो फूड हम खा रहे हैं वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल तो एक्सिस मात्रा में है,
और इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है वहां पे, तो वो जो शुगर है या फिर वो जो खाना है वो कन्वर्ट होगा हमारे बॉडी के अंदर फैट के माध्यम, दैट इज अ ट्राइग्लिसराइड्स। तो अगर ट्राइग्लिसराइड के अंदर उसका सैचुरेशन होने लगा तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्राइग्लिसराइड जाके बैठते हैं और ब्लड का प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिसे हम कहेंगे बीपी। तो जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन से रेगुलर बेसिस पे और लॉन्गर ड्यूरेशन से ले रहे हैं, उनके बॉडी के अंदर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ उनके बॉडी के अंदर पोटेशियम की डिप्लीशन भी होने के चांसेस हैं, पोटेशियम की मात्रा कम होने के चांसेस हैं। और अगर हम इनडायरेक्टली बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कि शुगर लेवल बढ़ रहा है तो डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस मैकेनिज्म शो हो रही है। बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगा तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो पोटेशियम कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो यह किडनी के ऊपर सबसे पहले असर करता है। नेक्स्ट वन, इसके असर हमें देखने मिलते हैं डायबिटीज के अंदर, और जिसे हम कहते हैं डायूरिटिक पेशेंट, डायूरिटिक अगर है तो उनके अंदर भी इसके कॉम्प्लिकेशन हमें ज्यादा देखने मिलते हैं। और थर्ड, दैट इज हार्ट के ऊपर भी इसकी दिक्कत हमें देखने मिलती है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड के अंदर इसका कन्वर्जन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, जो एक्सेसिव फैट है, तो हमारा वेट गेन होगा। और हम चाहे कीटो डाइट ले रहे हैं या फिर कोई और तरीके का मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं डाइट को या फिर वजन को कम करने के लिए, और आपके खाने के अंदर पोटेशियम की मात्रा ठीक नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी तरीकों के मैकेनिज्म्स यूज करिए, आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। वेट लॉस करने के लिए, लूज करने के लिए पोटेशियम की मात्रा अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो ये तो रहा इसके कॉम्प्लिकेशंस। अभी बात करते हैं ई बैटरियम हिबारेज मोर पावर के अंदर क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर से पोटेशियम की मात्रा हमें सही मात्रा में मिलती है। तो ये तो आलमंड, रॉयल जेली, खजूर, ये बहुत आमतौर पे हैं, हम जो खाते हैं उसके अंदर से हमें देखने मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दैट इज वाटरमिल्क। तरबूज के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में देखने मिलती है, जिसके जो सीड्स होते हैं उसके अंदर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बारिश मोर पावर का, जो आपको आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, कोकोनट, ये भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। जो पेटेंटेड बहुत सारे इंग्रेडिएंट है ऐसे जो गिने चुने हमने यहाँ पे लिखे हैं। यह है शाहगंधा, वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। अगेन कुरकुमिन C3, वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। बायोपेरिन, वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। और सैबरी, ये भी एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है। तो ये चार पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर से पोटेशियम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके शरीर के अंदर आता है। अभी आप सोच के बताइए, आप जो खाना खा रहे हैं वो तो हम इतना नाप तोल पे नहीं खा सकते, बट अगर ई बैटरियम हिबारे जुमोर पार सुबह आधा चम्मच और शाम में आधा चम्मच आप खा रहे हो, तो जिस इंग्रेडिएंट के ऊपर हमने बात की है, जिस मिनरल के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, जो पहले हमने की है मैग्नीशियम, वो भी फुलफिल होगा कोई अलग तरीके की चीज ना खाते हुए। साथ ही साथ आधा चम्मच आप ई बैटरियम हिबारे जुमोर पार का सेवन कर रहे हैं सुबह और शाम, तो पोटेशियम की भी मात्रा आपके शरीर के अंदर बहुत सही तरीके से रेगुलेट हो जाएगी। तो आपको अलग तरीके से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मैं और एक चीज रिकमेंड करूंगा, रोज सुबह एक बनाना भी अगर आप खाते हो तो भी आपके शरीर के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी तरीके से जाता है। बट जो पहले भट्टी के अंदर का बनाना मिलता था ना, हमें केला मिलता था, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा थी। बट आज केमिकल का इस्तेमाल करते हुए जो रिपन नहीं है बनानास, उनको रिप किया जाता है सिर्फ आधे से एक घंटा केमिकल के अंदर डुबो के रखने के बाद। तो उसके अंदर से पोटेशियम की मात्रा उतनी अच्छी नहीं मिलती जितने हमें चाहिए। बट फिर भी अगर एक बहुत पका हुआ केला अगर आपको मिलता है तो रोज एक खाने का प्रयास करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी और आपके शरीर के पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए भी। हिबारेज मोर पावर का सेवन सुबह शाम आपको करना अनिवार्य है। ये अब तक के स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया। तो ये तो रहा हमारे पोटेशियम का आज जो मेन सेशन था। अभी बात करते हैं रेगुलर प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से है। मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, हिबारेज मोर पावर ये आपके डीएनए के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है।
अगर मैं ये कहूं कि जिस पर्यावरण के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पे पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, फुल ऑफ रेडिएशन के अंदर हम रहते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर म्यूटेशन होता है। दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये एक इवोल्यूशन की थ्योरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है, चिंपांजी थे और आज हम इतने इवॉल्व हुए हैं, तो ये म्यूटेशन का ही करिश्मा है, इवोल्यूशन का ही करिश्मा है। तो गलत तरीका के निगेटिव म्यूटेशन भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और जिसे हम कहते हैं डीएनए डैमेज। गलत खाने पीना जो है, गलत तरीके का खाना और पीना, वो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है हमारे डीएनए को डैमेज करने का। जहां पे प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, जंक फूड से भी ज्यादा डैमेज करता है हमारे शरीर को प्रोसेस्ड फूड। 100% उसे बंद करना चाहिए प्रोसेस्ड फूड। जंक फूड आप बंद करो, थोड़ा बहुत कभी कभार खा लो तो चलेगा, बट प्रोसेस्ड फूड को 100% बंद करना जरूरी है। तो वो आपके डीएनए को डैमेज करने का काम करता है। नया रिसर्च ये कहता है कि इसके अंदर जो कोरियन रेड जिनसेंग एक इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो एज एन एंटी कैंसर तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता ही है, बट वो डायरेक्टली डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर के अंदर भी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं आपको कि प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, तो एरर सिचुएशन होती है जहां पे डीएनए के अंदर से प्रोटीन बनते हुए, या फिर ये आरएनए जो बनता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो कभी कभार ये भी संभावना हो सकती है कि वो जो आरएनए बना है वो भी कभी कभार गलत तरीके से बना। डीएनए के ऊपर एटीजीसी था, तो टी के जगह पे उसने यूरासिल लेना था, यू लेना था, बट उसने जी ले लिया, क्योंकि दोनों का जो सीक्वेंस है वो सिमिलर है। तो ये भी कभी कभार हो सकता है जो डीएनए डैमेज हो, तो उस डैमेज को रिपेयर करने का भी मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो उस डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर हिबारेज मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जो नेचुरली मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर है, उस मैकेनिज्म को और बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा। नेक्स्ट, टारगेटेड डीएनए रिपेयर रिस्पॉन्सेज जो है, उसके अंदर भी बहुत शानदार तरीके से हिबारिस मोर पावर का काम देखने मिलता है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज कोरियन रेड जिनसेंग, जो काम करता है डीएनए रिपेयर रिस्पॉन्सेस के लिए, DRR जिसे हम कहेंगे। रिस्पॉन्स अगर मिला तो डीएनए रिपेयर होता है। तो इन दोनों के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है। एक सेशन हम लेंगे जहां पे डीएनए के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे। और एक चीज, जहां हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के जो एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर नेचुरली मिलते हैं ना, तो उन एंजाइम्स के रिस्पॉन्स को बढ़ाने का काम भी हिबारे जुमोर पर बहुत शानदार तरीके से करता है। मतलब कोई एंजाइम बन रहा है तो बनता कहां से है? डीएनए की वजह से। तो अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स के एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए डीएनए का जो सेगमेंट काम करता है, वहां पर भी हिबारे जुमोर पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के तहत भी ये काम शानदार तरीके से करता है। ऑलमोस्ट एटोम डिसऑर्डर के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज नथिंग बट द मैग्नीशियम, जिसके ऊपर हमने बात की है। लास्ट वाला सेशन हमने लिया था अर्थराइटिस, जहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसका वोल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था कि अर्थराइटिस किस तरीके से काम करता है, अर्थराइटिस क्या होता है। तो वहां पर भी ई बैटरी हिबारस पर शानदार तरीके से काम करता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से भी ये शानदार तरीके से काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट, बट हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा मूड, हमारे मसल की स्ट्रेंथ, हमारे हर तरीके की जो पावर है उसको बढ़ाने का काम बेहतरीन तरीके से करता है। कैंसर के अगेंस्ट भी बहुत शानदार तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। दिस इज कोरियन रेड जिनसिंग, जिसके ऊपर अभी हमने 2 मिनट बात की थी। तो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। अभी कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जैसे स्वर्ण भस्म, चांदी का भस्म। ये अपने आप में ही बहुत अद्भुत ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो जिसके यन नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगेन सैवरी, फिनोमिनॉन, फिनोमिनॉन को मेथी दाना जिसे हम कहते हैं, जो एंटी डायबिटिक के अंदर भी काम करता है, इंसुलिन को मिमिक करने का काम करता है। ये विटामिन सी के तहत काम करता है। विटामिन सी और विटामिन ई अगर आते हैं तो आपके शरीर के अंदर की स्किन की क्वालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से ये बढ़ाता है। साथ ही टिनोफोलिन, ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर शानदार तरीके से काम करता है। बायोपेरिन, ये अपने आप में ही एक अद्भुत इंग्रेडिएंट है जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को शानदार तरीके से बढ़ाता है। शाहगंधा, अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, जो अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो पोटेशियम का बहुत बेहतरीन स्रोत तो है ही, साथ ही साथ
जो इच्छाएं आकांक्षाएं हमारी होती है ना, जो फीलिंग्स होती हैं जिस तरीके की, तो उन फीलिंग्स के ऊपर भी ये शागंदा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर मैं कहूँ ना कि इबाटोरियम हिबारिस मोर पावर के बारे में बात करने की जब भी मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करूं आपको। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो एंटी कैंसर के तहत काम करता है। अगर कुरकुमिन की बात करेंगे तो लगभग आधा घंटा हम बात कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल हैं जो आपके बॉडी के अंदर वैरायटी ऑफ तरीके से काम करते हैं। अभी बात करते हैं लेना किस तरीके से है। अडल्ट मेल एंड फीमेल्स ने सुबह आधा चम्मच, लगभग 2 से 2.5 ग्राम, और रात को आधा चम्मच आपको ये लेना है। जो बॉक्स आपके साथ है उस बॉक्स के अंदर आपको एक चम्मच दिया गया है, उसका आधा आपको लेना है, लगभग 2 से 2.5 ग्राम वो होता है। 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों को एक पी साइज इतना हम दे सकते हैं, दाढ़ी एक चने के दाने कितना दे सकते हैं। सुबह दिन में एक ही बार आपको देना है वो, जो ब्रेन के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। हो सकता है कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के सेवन करने के बाद एसिडिटी की संभावना हो सकती है। एसिडिटी के लगभग 500 से भी ज्यादा अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखों का लाल होना, स्किन के ऊपर रेडनेस होना, स्किन के ऊपर थोड़ा सा खुजली जैसा होना, सीने के अंदर जलन होना, टेम्परेचर थोड़ा सा शरीर का बढ़ना, सर का भारी होना, चक्कर आने जैसा होना, खट्टा पानी आना, तो ये सब एसिडिटी की संभावना है, कोई घबराने की बात नहीं है। एक आज रात में या कल मैं यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा 1 से 2 मिनट का एक वीडियो डालूंगा जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि एसिडिटी को नॉर्मली किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, तो मैं सर्कुलेट भी करूंगा वो। अभी बात करते हैं कि ये हमें किन पेशेंट्स को या किन लोगों को हमें इसे रिकमेंड नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें डायलिसिस पे जो पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमन, दूध पिलाने वाली माताएं, इन दोनों को हमें ये रिकमेंड नहीं करना है। जब महिलाएं पीरियड्स के ऊपर होती हैं वो 5 या 7 दिन हमें रिकमेंड नहीं करना है। और जो डायबिटिक पर्सन है जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है उनको हमें रिकमेंड नहीं करना है। अच्छे रिजल्ट हमें अगर चाहिए तो दिन में सुबह 15 से 20 मिनट, रात को 15 से 20 मिनट चलना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जैसा भी हमने कहा ना कि पोटेश जो स्वेट आपके निकलता है जहां से पोटेशियम रिलीज हो रहा है, डायरेक्टली पोटेशियम रिलीज होगा। देखिए जितना ज्यादा बॉडी के अंदर आ रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाय डिफॉल्ट बॉडी के बाहर निकलेगा। बट कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं है और आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, जैसा भी मैंने कहा ना कि जो मेम्ब्रेन का चार्ज है वो अगर निगेटिवली चार्ज है तो पोटेशियम सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर से बाहर भी जाएगा, अच्छे से रेगुलेट होगा। बट जो चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ, पोटेशियम सेल के अंदर रहता है 99%, उसका पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए तो वो कोलैबोरेशन करते हैं कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने का काम किया जा सकता है। अगर ब्रेन मेम्ब्रेन की जो चार्ज है वो भी अगर पॉजिटिव होती है और पोटेशियम भी पॉजिटिव है तो सेल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा वो। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए पानी का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी किसी भी हालत में हमें 2 से 3 लीटर दिन का पीना जरूरी है। कुछ सर्टिफिकेशंस आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जो ये शो करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत सेफ है, आपको यूज करने के लिए किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं हमेशा जो बताता हूँ, आपको ये सब चीजें खाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल आप खा सकते हैं। आपको हेल्दी लाइफ अगर अटेंड करनी है, हेल्दी रहना है, तो आपको ये सब इसके अंदर जो चीजें गलती से हमसे छूटी है वो भी ऐड करके आप सुबह शाम खा सकते हैं। या फिर ये तो है ही, इसके साथ साथ और ज्यादा मात्रा में ये वाली सब चीजें हैं। अगर आपको ये चाहिए तो सुबह शाम सिर्फ आधा आधा चम्मच अगर आप खाओगे तो आपको ये सब चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फिर से एक बार कहूंगा, ई बैटरी विवारिस मोर पावर का सेवन सुबह शाम 2 बार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को फिट रखना है और अलग अलग तरीकों के डिसीज डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट अगर करना है तो आपको ये डेली बेसिस पे लेना जरूरी है। सभी लोगों का फिर से एक बार मैं थैंक यू कहूंगा, धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपको विकल्प मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उन सब ऑप्शंस को छोड़ते हुए, विकल्पों को छोड़ते हुए, आपने ई बैटरी मिबारिज मोर पावर को आपका एक हिस्सा बनाया। इसीलिए आपका फिर से मैं एक बार धन्यवाद अदा करता हूं।
और यहाँ पे मैं मेरी स्लाइड को शेयर करना बंद करता हूँ। सो आज जो मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, स्पेशली सागर सर और प्रतीक सर, आप दोनों का मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। एंड ओवर टू यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. First of all, I'd like to thanks to you for the wonderful session you had today. I believe हमारे साथ जितने भी विनर सर पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए, उनका वो विजन, वो क्लैरिटी आज क्रिएट हुई हिबारिस मोर पावर को लेकर। तो काफी सारे लोगों के मुझे कॉल भी आ गए और चैट बॉक्स मैसेज भी आ गए। तो हम आप सबके क्वेश्चन आंसर तक पहुंचेंगे। विनय सर को जल्दी फ्री नहीं करेंगे हम, उनसे पूरे क्वेश्चनिंग लेंगे, आपके सबके जवाब पूछेंगे। बट मैं क्वेश्चन आंसर को मूव करने से पहले मैं उन शख्स को इनवाइट करना चाहूंगा। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो एक शुरुआत करी एज अ नेटवर्कर, फिर एज अ फाउंडर, एज अ सीएम,